स्टूडेंट्स आपको हमने ये बताया था जो नर्व इम्पल्स है इसके एक्शन के बेसिकली 4 स्टेप्स हैं या 4 मैकेनिज्म हैं जिसमें हमने पढ़ा था सोडियम पोटाशियम आयंस, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, उसके अलावा पोटाशियम आयन की लीकेज और नर्व इम्पल्स कोई कंडक्ट नहीं होती। ये 4 फैक्टर होते हैं जो कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डेवलप करने में मदद देती हैं। हमने सोडियम और पोटाशियम आयन का रोल पर लिया था, प्रोटीन्स का रोल पर लिया था। हमने देखा था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट होता है। तो इवन कि हमने इसका पूरा मैकेनिज्म ही डिस्कस कर लिया था। इसको आज हम थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल जो कि -70 मिली वोल्ट होता है, उसमें हमने ये देखा था कि न्यूरॉन के इनसाइड एनवायरनमेंट के अंदर इनसाइड द बिसाइड द सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं। दैट इज द मोर नेगेटिव इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन या इनसाइड द सेल अपार्टमेंट एंड मोर पॉजिटिव आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द एनवायरनमेंट। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। और अचानक से कुछ ऐसी तब्दीली आती है कि किसी खास एरिया में जहाँ से नर्व इम्पल्स गुजर रही होती है या जहाँ पे नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे ये चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। आउटसाइड मोर नेगेटिव हो जाता है पॉजिटिव की बजाय, और जो इसका इनसाइड है वो मोर पॉजिटिव हो जाता है इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। तो ये जो फिनोमेना है, अगर हम इस ग्राफ की तरफ देखें तो स्टेप 1 के ऊपर ये पहले था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। स्टेप 1 के ऊपर माइनस मिली एम्पेयर इसमें था करंट, माइनस मिली वोल्ट में आप कह लें, माइनस मिली वोल्ट। स्टेप 1 पे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, जहां पे हम ये देखते हैं कि सेल के अंदर नेगेटिव था और सेल के बाहर पॉजिटिव था। और ये हो जाता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब है कि ये ऑपोजिट चार्जेस हो जाते हैं। ये ऑपोजिट चार्जेस कैसे होते हैं? यहाँ पे स्पेशल गेट्स होते हैं, सोडियम गेट्स होते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम गेट्स होते हैं, जिसकी वजह से फौरी तौर पे जो है पोटाशियम आयन अंदर की तरफ मूव करते हैं, सोडियम आयन अंदर की तरफ आना शुरू हो जाती है। ज्यादा मिकदार में उनके सोडियम आयन अंदर आ जाते हैं, इतने ज्यादा अंदर आ जाते हैं कि सेल के जो बाहर है वो नेगेटिव हो जाता है, और बहुत ज्यादा सोडियम आयन का अंदर रश होने की वजह से सेल का वो खास हिस्सा अंदर की तरफ वो पॉजिटिव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन में चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। स्टेप 3 के ऊपर चार्जेस मुकम्मल तौर पर रिवर्स हो चुके होते हैं, जबकि स्टेप 2 के ऊपर जो सोडियम गेट्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चार्जेस रिवर्स हो रहे होते हैं, पोटाशियम आयन मूव हो रहे होते हैं, सोडियम आयन मूव हो रहे होते हैं, पोटाशियम बाहर जा रहे होते हैं, सोडियम अंदर आ रहे होते हैं। पोटाशियम 4 पोटाशियम आयन कार्बन बाहर जाते हैं। लेकिन इस स्टेप 3 में ये मुकम्मल रिवर्स हो जाता है, और जहाँ पे ये नर्व इम्पल्स गुजरती है, तो ये जो फेज है डार्कर एरिया इस लेंथ में दिखाया गया है। ये डार्कर एरिया इस लेंथ में ये इसके अलोंग साइड द ये तमाम लेंथ के ऊपर ट्रेवल करता है। जहाँ जहाँ से ये फेज गुजरेगी वहाँ से नर्व इम्पल्स पास होती जाएगी, वहाँ से पोटेंशियल पास होता जाएगा। लेकिन जहाँ से ही गुजर जाएगा और पीछे वाला जो है वो दोबारा से रेस्टिंग में कन्वर्ट होगा, दोबारा से इसको रेस्टिंग फेज में कन्वर्ट होने का प्रोसेस कहलाता है रीपोलराइजेशन। ये हमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए जाते हैं एग्जाम के वाले से। डिफरेंशिएट बिटवीन द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। के नर्व इम्पल्स में डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का क्या डिफरेंस है? डीपोलराइजेशन में चार्जेस रिवर्स होते हैं, ताकि मेम्ब्रेन नर्व इम्पल्स की तरफ, नर्व इम्पल्स का प्रोसेस है, जबकि रीपोलराइजेशन में चार्जेस दोबारा से अपनी असल पोजीशन गेन कर देती हैं, जो कि सेल के अंदर ज्यादा नेगेटिव होता है और सेल के बाहर ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस होता है, जिसमें सोडियम पोटाशियम पंप अपना रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज होगा पंप। रीपोलराइजेशन में पंप का वर्ड यूज होगा, जबकि डीपोलराइजेशन के अंदर गेट्स का वर्ड यूज होगा। डीपोलराइजेशन में सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, जबकि रीपोलराइजेशन में सोडियम पोटाशियम
पंप रोल प्ले करती हैं। ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म है। और रीपोलराइजेशन में जो रिकवरी फेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है कि रिकवर हो जाता है मुकम्मल तौर पे, इसमें जो चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, ये दोबारा से अपनी असल पोजीशन को मेंटेन करते हैं। इसका एक खास पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं -70 मिली वोल्ट। जबकि डीपोलराइजेशन के बाद जो नर्व इंपल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो -0.5 मिली वोल्ट होता है। ये पॉजिटिव में होता है नर्व इंपल्स का पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि रिकवरी फेज होने के बाद जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रिकवरी का मतलब है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और दोनों के लिए कॉमन है, तो याद रखने में आपको आसानी रहेगी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो तकरीबन जो होता है -70 मिली वोल्ट के करीब होता है। लिहाजा इसकी 5 फेजेस हैं नर्व इंपल्स के प्रोसेस की, कि पहले इसकी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, फिर डीपोलराइजेशन होता है, 0.3 के ऊपर नर्व इंपल्स गुजरती है, 0.4 के ऊपर दोबारा से ये रीपोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और 0.4 के ऊपर ये रिकवरी फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। यहाँ पे जो है ये सोडियम गेट्स इन्वॉल्व होते हैं, पोटेशियम गेट्स इन्वॉल्व होते हैं डीपोलराइजेशन करने में, जबकि रीपोलराइजेशन के मैकेनिज्म में सोडियम पोटेशियम पंप इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए दोबारा से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो उसको रीजनरेट कर देते हैं। लिहाजा इस तरह से नर्व इंपल्स, जितने भी न्यूरॉन्स हैं तमाम एनिमल्स के अंदर, उनके ऊपर नर्व इंपल्स के ट्रेवल करने का प्रोसेस सबके अंदर सेम ही होता है। यहाँ पे एक आपको बात बताता चलूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नर्व इंपल्स की एक खास अपनी एक स्पीड होती है, तकरीबन 80 मीटर पर सेकंड के लिहाज से ट्रेवल करेगी। लेकिन वो न्यूरॉन्स जिनके अंदर ये नोड्स होते हैं, माइलिन शीथ होती है जिनमें इंटरवल्स के ऊपर नोड्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर नर्व इंपल्स की स्पीड काफी ज्यादा होती है। वो तकरीबन 100 मीटर पर सेकंड से लेकर 120 मीटर पर सेकंड के करीब होती है, और जिसको हम कहते हैं साल्टेटरी इंपल्स। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द साल्टेटरी इंपल्स। ये जो नोड्स हैं जिनको नोड ऑफ रेनवियर भी कहते हैं, इन नोड्स या इन नोड्स ऑफ रेनवियर के ऊपर ये जंपिंग पैटर्न के अंदर यहाँ से जंप करती हुई नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है, जिसको हम साल्टेटरी नर्व इंपल्स कहते हैं। लिहाजा ये आज के इस यहाँ तक जो है हमने जो मैकेनिज्म है नर्व इंपल्स का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके 5 फेजेस हैं, वो भी आपको बता दी विद डायग्राम, विद ग्राफिकल ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने ये दोनों डायग्राम लाजमी बनानी है आपने एग्जाम के अंदर। ये वाली एक डायग्राम और 2 डायग्राम ये, कि इसमें आपने मेंशन करना है कि किस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस डिफरेंशिएट होते हैं, और ये ग्राफिकली आपने एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से 5 फेजेस इसकी ऑपरेट होती हैं। यहाँ पे आप जो है लिख सकते हो कि ये नर्व इंपल्स का एक्टिव पोटेंशियल है और ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होती है? साइनेप्सिस साइनेप्सिस हम हर उस पॉइंट को साइनेप्स कहेंगे जहां पे 2 न्यूरॉन्स आपस में आके कनेक्ट करते हैं, जहां पे 2 न्यूरॉन्स आपस में आके कोई राब्ता करते हैं। ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि साइनेप्सिस में न्यूरॉन्स आपस में फिजिकली अटैच नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि वो आपस में वेल्डिंग हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। साइनेप्स का मतलब ही गैप है, जहाँ पे 2 न्यूरॉन्स ने आपस में कनेक्ट होना होता है, तो वहाँ उन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, तो उसको हम साइनेप्स कहते हैं। इस तरह से ये देखें, ये साइनेप्स है, ये जो वाइट स्पेस है,
अगर हम डायग्राम को हम इस तरह से देखें तो एक न्यूरॉन का जो एक्सोन है, एक न्यूरॉन का एक्सोन इस तरह से आएगा और वो कनेक्ट करेगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ। ये दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइट है, ये बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे किसी लार्जर एनिमल का कोई जॉइंट है और बीच में ये गैप होता है। लार्जर एनिमल के जॉइंट में भी गैप होता है जिसे हम वो है क्लेफ्ट कहते हैं, साइनोवियल कैविटी कहते हैं। लेकिन इस केस में कुछ अनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है, उसको हम समझ लेते हैं। वो न्यूरॉन जो कि साइनैप्स से पहले आता है, जिसका एक्सोन कनेक्ट कहलाता है, उसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। वो कहलाएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, यानी कि साइनैप्स से पहले वाला न्यूरॉन। दूसरा वो न्यूरॉन होता है जो ये साइनैप्स के बाद आता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो कि साइनैप्स के बाद में मौजूद होता है। और इन दोनों के न्यूरॉन्स के बीच में जो खाली जगह होती है, जो एम्प्टी स्पेस होती है, जो ब्लैंक स्पेस या एम्प्टी स्पेस है, उसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। उसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इसी तरह इस सेल की भी अपनी मेम्ब्रेन है और इस सेल की भी अपनी सेल मेम्ब्रेन है। जो इस सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसे हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, डायग्राम में लिखा हुआ है। इसको हम कहेंगे प्री साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन और इसकी हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक सेल मेम्ब्रेन। और नर्व इंपल्स की डायरेक्शन ये होती है कि वो पीछे से आ रही है, जिस भी न्यूरॉन से आ रही है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से एंटर होगी यहाँ पर, और इससे आगे नहीं जाएगा नर्व इंपल्स, यहाँ पे आगे वो खत्म हो जाएगा। नर्व इंपल्स जो है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के इस बल्ब के अंदर, ये जो स्वोलन पार्ट है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का, ये जो फूला हुआ हिस्सा है, लार्जर हिस्सा है, इसको हम बल्ब कहेंगे। तो इस बल्ब के अंदर आके नर्व इंपल्स खत्म हो जाती है। लेकिन ये इस तरह से खत्म नहीं होती, ये इस तरह से खत्म होती है कि कुछ केमिकल्स रिलीज होती हैं। उन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं, ये केमिकल्स हैं। ये नर्व इंपल्स ने अपना काम कर दिया और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स खारिज कर दिए। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये यहाँ पे आगे बाइंड करते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। इस में होता क्या है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसके अंदर इस साइनोप्टिक नोब के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं पिंक कलर के, जिनको हम वेसिकल्स कहते हैं। इन्हें कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स विद न्यूरोट्रांसमीटर। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर के केमिकल्स हैं। जैसे ही नर्व इंपल्स यहाँ पे पहुंचती है तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स के जो वेसिकल्स हैं, ये जो वैक्यूल्स हैं, ये वेसिकल्स या ये जो वैक्यूल्स हैं ये फ्यूज कर जाते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। आप ये देख सकते हो, ये फ्यूज कर रहे हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, ये फ्यूज कर जाते हैं। और यहाँ पर ये फ्यूज करने के बाद आपको पता है यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के दौरान यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं और वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर आके खारिज हो जाती हैं। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में खारिज होने के बाद ये बाइंड कर जाते हैं दोबारा से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। अगर हम इसको इस तरह से देखें थोड़ा एक्सपैंड व्यू, तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसिकल्स हैं, साइनेट न्यूरोट्रांसमीटर के जो वेसिकल्स हैं, ये जैसे ही फ्यूज करते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, इनके फ्यूज करने के बाद फौरी से इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स रिलीज होते हैं। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं इनके अंदर पूरी एबिलिटी होती है कि जब ये वो यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर से होते हुए पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर बाइंड करेंगे, जब ये वो यहाँ पे बाइंड करते हैं तो ये सिमिलर नर्व इंपल्स इस न्यूरॉन के अंदर पैदा करेंगे जैसा नर्व इंपल्स इसके अंदर था। जैसा नर्व इंपल्स इस साइनेप्स से पहले वाले न्यूरॉन के अंदर था, वैसा ही नर्व इंपल्स इस साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन के अंदर ये जनरेट कर देते हैं। लिहाजा ये
इस तरह से ये नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर होती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। जो केमिकल मैसेंजर है वो यहाँ पे वो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, डोपामीन, एसिटाइल कोलिन और भी इसके अलावा होते हैं। डोपामीन एंड एसिटाइल कोलिन एंड एसिटाइल कोलिन अमीन, ये सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, जो कि बॉडी में सबसे ज्यादा जो है ये साइनेप्सिस के पॉइंट के ऊपर नर्व इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल, ये जो केमिकल है जैसे कि एसिटाइलकोलिन, एड्रेनालिन है, डोपामीन है, सीरोटोनिन है, या एपिनेफ्रिन है, या नोरेपिनेफ्रिन है। ये वो केमिकल्स हैं जो कि साइनेप्सिस के पॉइंट पे, एसिटाइलकोलिन जो है ये तो मेन ट्रांसमीटर है ना ब्रेन के बाहर। पूरी बॉडी में एसिटाइलकोलिन काम करता है, पूरी बॉडी के अंदर, जबकि ब्रेन के अंदर एड्रेनालिन, नोर एड्रेनालिन, सीरोटोनिन और डोपामीन काम करती हैं। जबकि एसिटाइलकोलिन जो है ये बॉडी के बाहर जितने भी साइनेप्सिस हैं पूरी बॉडी में, ये उनके साथ ये उनमें काम करता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है कि बाज़ ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये होता है कि एक न्यूरॉन जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है कई पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ आगे कनेक्ट करता है, या फिर बहुत से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन आगे कनेक्ट करते हैं एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के साथ। यानी कि सिनेप्सिस से पहले बहुत से न्यूरॉन हो सकते हैं जो आगे एक न्यूरॉन के साथ कनेक्ट करते हैं, या एक न्यूरॉन के जो, जिस तरह के हमें पता है एक न्यूरॉन के बहुत से एक्सोन से फाइबर्स निकल सकते हैं, जो कि एक जो है या बहुत से न्यूरॉन आपस में मिलके उनके एक्सोन्स, बहुत से न्यूरॉन्स के एक्सोन्स आकर एक ही पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मुख्तलिफ डेंड्राइट्स के साथ आके कनेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिनेप्सिस। लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आपने इसको तैयार करना है, इसमें बहुत से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट यू नो अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर, राइट डाउन द नेम ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, which type of neurotransmitter are involved in the transport of nerve impulse in the brain. इसी तरह which type of neurons are involved, which type of neurotransmitters are involved in the transport of nerve impulse outside the central nervous system या in the body। इस तरह करके इसमें से बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद करना, बल्कि पहले आप इसका कंसेप्ट समझना। जब तक आपको इसका कंसेप्ट समझ नहीं आएगा तो आप इसको याद नहीं कर पाओगे। जिसको इसका कंसेप्ट समझ आ जाएगा वो इसको आसानी से याद भी कर लेगा। तो यहाँ तक आपका जो चैप्टर है वो तकरीबन हाफ तक आई थिंक हो चुका है, या हाफ से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो कल से, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ये आज आपका लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह आइंदा जो है वो अब आपसे ईद के बाद जो है मुलाकात होगी। इस सेशन में से अभी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे अभी डिस्कस कर सकता है, क्योंकि अभी के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह।